चलो स्टूडेंट्स, आप कल के 2 प्रश्न बता दो मुझे, फिर आगे क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपदा का महासागर या आपदा का महाकाल कौन सा काल कहलाता था? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे। अगला प्रश्न, मैकडोनाल्ड कृषि आयोग किसने गठित किया था? तीसरा प्रश्न, भारत का सबसे भयंकर अकाल कौन सा था? चौथा प्रश्न, छप्पनिया अकाल कब पड़ा? सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और मन लगा करके पढ़ेंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज को पढ़ेंगे। पहले आप अपनी गाइड से पढ़ो, अपनी बुक से पढ़ो, और जैसे ही लेसन तैयार होता है सब कुछ मानो हमें तैयार है। और यहाँ जब हम बताते हैं तब आप सिर्फ इस दृष्टिकोण से बैठो कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है और हमें क्या याद करना है। ये सोच करके आप बैठेंगे। पूरा लेसन तैयार और अभी हो जाए पूरा का पूरा लेसन, एग्जाम का इंतजार नहीं करेंगे। चलो, इनके जवाब आप दे दोगे। अब हम आज नया टॉपिक ले रहे हैं, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश या अनुद्योगीकरण। देखो, हम पढ़ रहे हैं भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। पहला चरण हमने पढ़ा था, इसमें उपनिवेशवाद के चरण, पहला शीर्षक पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व व्यवस्था। तीसरा प्रश्न हमने पढ़ा था कृषि पर प्रभाव और कृषि का वाणिज्यीकरण। अब हम अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश और अनुद्योगीकरण। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। देखो, एक तो शब्द आ रहा है भारतीय हस्तशिल्प, एक दस्तकारी। ये भारत के प्राचीन उद्योग थे। एक हर बार प्रश्न पूछा जाता है, प्राचीन काल में भारत का प्रमुख उद्योग क्या था? हम लिखेंगे सूती वस्त्र। प्रश्न आता है, मध्यकाल में भारत का प्रमुख उद्योग क्या था? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र प्राचीन काल से भारत का प्रमुख उद्योग रहा है और भारतीय वस्त्र की बहुत अच्छी डिमांड थी। तो ये प्रश्न याद रखना। तो यहाँ अब हम जो चर्चा कर रहे हैं कि भारत का जो प्राचीन वस्त्र उद्योग था उसमें एक तो भारतीय हस्तशिल्प, एक दस्तकारी, ये महत्वपूर्ण थी। और ये किस तरह से विनाश होती है इसको सुनेंगे। अब एक शब्द और आ रहा है, अनुद्योगीकरण। ये भारत में 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी का समय ये अनुद्योगीकरण का काल कहलाता है, क्योंकि इस समय विश्व में उद्योगों का विकास हुआ, बड़ी तीव्र गति से हुआ। इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी, सब यूरोपीय देश, सब में उद्योगीकरण हो रहा था। जबकि भारत का ये जो उद्योगीकरण का टाइम था उस समय भारत कौन सी स्थिति में था? अनुद्योगीकरण। याद रखेंगे, भारत का अनुद्योगीकरण का काल कब से है? 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी। भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ 1850 के बाद में ही होता है। चलिए अब सुने, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग। मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ, भारत प्राचीन काल से ही व्यापार की दृष्टि से समृद्ध रहा है। भारत अपनी वस्तुओं का विशेष रूप से वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, नील, औषधियां, दस्तकारी वस्तुएं, दवाइयां आदि से भारत विदेशी मुद्रा कमाता था। व्यापार भारत के पक्ष में थे, परंतु जैसे ही अंग्रेजों ने यहाँ भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, अब व्यापार की स्थिति बदल गई। जैसा कि आपने पहले प्रश्न आपको याद है, भारतीयों का आर्थिक शोषण कब से प्रारंभ हुआ था? युद्ध के बाद। अब देखो,
भारत का जो ये उद्योग था, अंग्रेज यहाँ आए, यहाँ से सोना चांदी देते, पैसे खरीदते और यूरोप में बेचते, इंग्लैंड में बेचते। तो वहाँ जो यूरोप की सरकार थी और यूरोप के वहाँ के जो निजी उद्योग थे, उन्होंने इसका विरोध किया। तो 1757 से पहले, या यूं कहें एक औद्योगिक क्रांति से पहले, ब्रिटिश सरकार ने यूरोपीय देशों ने भारतीय वस्त्र को, भारतीय दस्तकारी को, भारतीय सामान को रोकने के लिए प्रयास किए। और उस समय प्रयास का क्या तरीका था? अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में एशिया के रेशमी और छपे हुए रंगीन कपड़ों पर रोक लगा दी। मतलब भारत का कपड़ा, छपा हुआ और रंगीन कपड़ा यूरोप में नहीं पहनेंगे। ब्रिटेन में रोक लगा दी। अपने आप भारतीय व्यापार को घाटा हुआ और वहां भारत का सामान कम बिकना प्रारंभ हुआ। आगे देखो, 1720 में छेंट या रंगे हुए सूती वस्त्र के पहनने व उपयोग पर रोक लगाई। वहां की सरकारों ने किया था अपने वहां के यूरोप के क्षेत्रीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। इन प्रतिबंधों के बाद भारत के वस्त्र पर उन्होंने आयात कर लगाया, 15% लगाया, 50% किया, 100% कर दिया था। और भारतीय वस्त्र पर तो 200% कर लगाने पर भी यूरोप में भारतीय वस्त्र बिकता था। पर फिर भी उन्होंने एक रोकने की कोशिश की। तो देखो, एक तो ये बड़ा कारण हो गया कि भारतीय वस्त्र या भारतीय हस्तशिल्प किस तरह से यूरोप में पतन की ओर गया। दूसरा एक और देखें, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अधिकार होता है, अब वो भारत में मजदूरों का, या हम यूं कहें हमारे बुनकरों का, या हमारे उद्योग के जो कारीगर थे उनका किस तरह से दमन किया। उन्होंने एक वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक थी ददनी प्रथा, इसके द्वारा शोषण किया। ये ददनी प्रथा क्या थी? ददनी प्रथा ये थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारत के जुलाहा, बुनकर, वस्त्र बनने वाले, उनसे पहले पेशगी के रूप में कुछ रुपये देते थे कि ये पैसे लो, और उनसे एक शर्तनामा लिखवा लेते थे। क्या? कि वे एक निश्चित तिथि पर, निश्चित मात्रा में और निश्चित मूल्य पर कपड़ा देंगे। इसका भारतीय व्यापार पर कैसे बुरा प्रभाव पड़ा? ये बुरा प्रभाव पड़ा कि यहाँ जो कीमत तय करते थे वो कंपनी के कर्मचारी करते थे, जुला नहीं करते थे, क्योंकि हम गुलाम हो गए थे अंग्रेजों के। और वो कम मूल्य पर हमें प्रेशर दे करके, दबाव बना करके, कोर्ट कानून की धमकी दे करके ये कार्य करते थे। इससे हमारे बुनकर हैं या हमारे जो कारीगर थे उनको जो लागत थी वो रुपये भी नहीं मिलते थे। तो देखो, इन अंग्रेजों की इन नीतियों के कारण हमारा ये जो हस्तशिल्प है या दस्तकारी उद्योग है उसका पतन हो गया। अब एक और पतन का कारण देखो, हमारे ये जो दस्तकारी हस्तशिल्प थे इनको राजा महाराजा संरक्षण देते थे, खरीदते थे वो। परंतु जैसे अंग्रेजों का शासन आया तो देशी राजा रजवाड़ी समाप्त हो गए, तो कारीगरी, दस्तकारी इनका अपने आप उपयोग कम होने लगा। एक इंग्लैंड, दूसरा है इंग्लैंड में भारतीय सामान पर अत्यधिक कर लगा दिया गया। जैसे हम देख रहे हैं 1700 में, 1720 में एक भारतीयों को कम मूल्य पर सामान देने के लिए बाध्य करना ददनी प्रथा। एक यहाँ अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटेन का कागज ही भारत में काम लेना था, तो भारत का जो कागज उद्योग था वो नष्ट हो गया। एक उस समय यूरोप में सिंथेटिक रंगों की खोज हुई। हमारे जो नीलगर हैं या हमारे जो रंगरेज हैं, जो वस्तुओं को रंगने का काम करते थे, जो नील का उपयोग करके करते थे, परंतु नए केमिकल, रासायनिक रंग आ जाने के बाद में ये रंगरेज कम प्रभावी हो गए।
एक हमारा जो यह दस्तकारी का उद्योग कुम्हारों का बर्तन बनाने का था, परंतु जैसे धातु के बर्तन आ गए तो इनसे कुम्हारों द्वारा बनाई जाने वाली चीजों का व्यापार घट गया। इस तरह से जो ब्रिटिश नीति थी उनके द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हो गया और भारत 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जब जिस समय उद्योग बढ़ रहे हैं उस समय भी भारत अनौद्योगिकीकरण की तरफ जाता है। अच्छा, ये हमारे हस्तशिल्प दस्तकारी उद्योगों के पतन से क्या प्रभाव हुआ? इसका एक प्रभाव तो ये हुआ कि इन कारीगरों ने कृषि को अपना व्यवसाय बनाया, मतलब धीरे धीरे कृषि पर बोझ बढ़ता गया। एक आर्थिक इतिहासकार है रजनी पामदत्त, उन्होंने उदाहरण सहित इसका वर्णन किया है। उन्होंने आंकड़े दिए हैं 1891 में 61% जनसंख्या कृषि पर थी, 1901 में 65.5, 1911 में 72 और 1921 में 73.01% कृषि पर निर्भर थी। मतलब उद्योग धंधे समाप्त हो गए और लोगों को किस पे निर्भर रहना पड़ा? कृषि पर निर्भर रहना पड़ा। दूसरा, ये जो कारीगर थे जिनके यहाँ कृषि भूमि नहीं थी या यहाँ मजदूरी नहीं मिलती थी या खेत दूसरों का लेकर के बोने की स्थिति में भी नहीं थे, उन्होंने क्या किया? वो कारीगर शहरों में मजदूरी के लिए पलायन कर गए। अच्छा, हम यहाँ एक और चर्चा करेंगे। जैसे चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति तो आते ही थे, अब वहां का प्रत्येक पूंजीपति या वहां का प्रत्येक औद्योगिक घराना या भारत में पूंजी लगाता और अपने वहां मैनचेस्टर जो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी, लंकाशायर, लिवरपूल, यहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो वस्त्र बनाती थी, कपड़े बनाती थी, उनको भारत में ले आई और ये सस्ते मूल्य पर कपड़े यहाँ भारत में मिलने लगे। इनके कारण भी भारत की जो प्राचीन उद्योग, ग्रामीण, शहरी, दस्तकारी, वस्त्र उद्योग, कुटीर धंधे, शिल्प उद्योग, इन सब का विनाश हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। विलियम बेंटिक भारत के हस्तशिल्प उद्योग, दस्तकारी उद्योग के पतन पर क्या कथन है? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। विलियम बेंटिक, इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई जोड़ नहीं। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी है। ये भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक का कथन है। इसको दूसरे रूप में भी कर रहे हैं कि गंगा यमुना के दोआब बुनकरों की हड्डियों से बदरंग हो रहे हैं। तो ये भारतीय व्यापार की स्थिति थी, भारतीय दस्तकारी या उद्योगों की स्थिति थी। ब्रिटिश आर्थिक प्रभाव या ब्रिटिश नीतियों ने जिसको बर्बाद कर दिया था। कार्ल मार्क्स इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स का क्या कथन है? सूती कपड़ों के घर में सूती कपड़ों की भरमार कर दी। बिल्कुल सही है। भारत 17वीं शताब्दी में दुनिया में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश था और सबसे अधिक निर्यात करता था। और उसी भारत में 19वीं शताब्दी में सूती कपड़ों के घर में सूती कपड़ों की भरमार कर दी। इंपॉर्टेंट कथन है। देखो, ये हो गया था भारतीय दस्तकारी का पतन। अब आगे हम करते हैं भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास। जैसे जैसे विश्व में औद्योगिकीकरण हो रहा था, भारत भी अछूता नहीं रह सकता था। हालांकि अंग्रेजों ने एक प्रयास किया, भारत उनका एक ऐसा उपनिवेश बना रहे जिससे अंग्रेजों को कच्चा माल मिल जाए, खाद्यान्न मिल जाए
और तैयार माल के लिए बाजार या मंडी मिल जाए। उनकी पूरी कोशिश यही थी और उन्होंने रखा भी इसी तरह। परंतु जैसे जैसे उद्योगीकरण हुआ उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ा। तो भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास है वो 1850 के दशक से प्रारंभ होता है। क्यों होता है इसकी हम एक चर्चा करें कि ब्रिटिश पूंजीपति या ब्रिटिश नीतियां कुछ इस तरह की थी, उन्होंने मजबूरी में यहाँ उद्योग लगाने पड़े। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अंग्रेजों ने 1853 में रेलवे लाइन का यहाँ प्रारंभ किया। 1853 में डलहौजी ने मुंबई से थाने तक। अच्छा, क्यों किया? उन्होंने इसलिए नहीं किया कि भारत में उद्योगों का प्रारंभ कर दें, या यूं नहीं किया कि भारत ये रेल के द्वारा यात्रा कर लेंगे। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि उन्हें जो कच्चा माल चाहिए था वो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि में होता था, तो वहां से कृषि भूमि से और उनका जो कच्चा माल है वो बंदरगाहों तक पहुंच जाए। एक रेलवे के आविष्कार, रेलवे लाइनों का बिछाने का एक ये उद्देश्य था। इसी के साथ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, फैक्ट्रियां स्थापित हुई, वहां से तैयार माल भारत में जब बंदरगाहों के पास पहुंचता था तो उसको भी बाजार तक, दूर दराज तक पहुंचाने के लिए भी उन्हें रेल की आवश्यकता थी। तीसरी, एक अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। इन कारणों से रेलवे का विकास किया और इस रेलवे के विकास के साथ ही भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ होता है। कार्ल मार्क्स ने कहा भी है कि आधुनिक उद्योगों का विकास में रेलवे ने अग्रदूत का कार्य किया। तो हम आधुनिक उद्योगों को दो रूपों में पढ़ते हैं। पहला है बागान उद्योग। ये बागान उद्योग में अंग्रेजों ने नील, चाय, कौवा, रबड़, कॉफी आदि के बड़े बड़े बाग लगाए और उनसे लाभ कमाया। दूसरा है भारत में कारखाना उद्योग। कारखाना उद्योग में किस किस का विकास किया गया? रेलवे, वस्त्र उद्योग, लोहा, चमड़ा, सीमेंट, कागज, लकड़ी, कांच आदि उद्योग स्थापित किए। रेलवे जो है ये पूरी पूंजी अंग्रेजों की थी। पीछे हम पढ़ चुके हैं लाभ की गारंटी व्यवस्था पर था। जो डलहौजी ने कहा था, जो ब्रिटिश पूंजीपति भारत में रेलवे में इन्वेस्ट करेगा उसको 5% लाभ की गारंटी होगी। मतलब यदि 5 से कम उसको लाभ होता है तो उसका लाभ कौन देगा? यहाँ भारत की सरकार देगी। तो रेलवे में लगी पूंजी ब्रिटेन की। देखें 1853 में डलहौजी के काल में मुंबई से थाने रेलवे लाइन बिछाई गई। लॉर्ड कर्जन के समय, ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन के समय भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ। एक इम्पोर्टेंट है, कार्ल मार्क्स ने रेलवे को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा। या भारत में आधुनिक युग का अग्रदूत कौन है? रेलवे क्यों है? रेलवे के कारण यहाँ उन्हें लोहे के उद्योग को संरक्षण देना पड़ा। रेलवे के कारण लोह उद्योग को बढ़ावा मिलने से अन्य उद्योग स्वतः ही उसके लिए आवश्यकता होती है आगे बढ़ते गए। एक कार्ल मार्क्स का कथन है, क्या है? यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड़गी और चरखे को तोड़ दिया। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती वस्त्र को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया और फिर भारत में सूती माल की बाढ़ ला दी। पूछ लेते हैं, अच्छा है, चरखा उद्योग भारत के वस्त्र उद्योग से संबंधित है। चरखा का जो प्रयोग था वस्त्र उद्योग में होता था। इस तरह से अंग्रेजों ने भारत के उद्योगों को समाप्त किया और रेलवे उनकी मजबूरी थी और इस रेलवे ने ही आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ होता है। अब देखो आगे हम चर्चा कर रहे हैं वस्त्र उद्योग। रेलवे में पूंजी लगी थी ब्रिटिश पूंजीपतियों की और वस्त्र उद्योग में उपनिवेशिक काल में
उपनिवेशिक काल का मतलब हो गया जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तब भी वस्त्र उद्योग में भारतीय पूंजी लगी थी। अंग्रेजों ने भारत में वस्त्र उद्योग में पैसे नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? वो इंग्लैंड के वस्त्रों से लंकाशायर, लिवरपूल, मैनचेस्टर उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए वस्त्र उद्योग में जो पूंजी लगी वो भारतीय पूंजीपतियों ने लगाई। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, काफी एग्जाम में आ चुका है। भारत की सूती वस्त्र की प्रथम मील कावसजी नानाबाई द्वारा 1853 में मुंबई में लगाई गई। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा है। भारत की प्रथम सूती मिल कब लगी? 1853 में। कहाँ लगी? बम्बई, वर्तमान की मुंबई। किसने लगाई? कावसजी नानाबाई। वस्त्र उद्योग में विदेशी पूंजी नहीं लगी, भारतीय पूंजी लगी। अगला फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहली जूट या पटसन मिल 1855 ईस्वी में बंगाल में रिसरा नामक स्थान पर लगाई गई। एक वेरी इंपॉर्टेंट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टाटानगर झारखंड में स्थापित। इंपॉर्टेंट है, आज एक बड़ी कंपनी है टिस्को। भारत में उद्योगों की स्थिति सुधारने के लिए उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने 1916 में थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन किया गया। एग्जाम में प्रश्न ये पूछ सकते हैं, थॉमस हॉलैंड आयोग किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? भारतीय उद्योगों से संबंधित था। किसने गठन किया? लॉर्ड हार्डिंग ने। इसी तरह से बैंकिंग के क्षेत्र में बैंकों की स्थापना की गई। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई 1895 में। बहुत से बैंक थे, उनमें हमने पहला पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, और एक लेंगे इंपॉर्टेंट इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। इसकी स्थापना है 1921। इस तरह से भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना होती है। अब देखो, जब उद्योग खुल गए, उद्योगों में श्रमिक लग गए, बच्चे लग गए, महिलाएं लगी, तो उद्योगों में एक तो पूंजीपति वर्ग हो गया और एक हो गया श्रमिक वर्ग। तो इस श्रमिक वर्ग का शोषण नहीं हो, इसके लिए कुछ अधिनियम बनाए। और भारत में प्रथम जो कारखाना अधिनियम या हम कहें औद्योगिक अधिनियम वो बना था 1881 में। इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे। तो भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम कब का है? 1881 का। किसने लागू किया था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन सबसे अच्छा गवर्नर जनरल था भारतीयों के लिए। आपको ध्यान होगा, इसने आईसीएस में लॉर्ड लिप्टन ने उम्र 21 से घटाकर 19 कर दी थी, तो रिपन ने उसको बढ़ा करके 22 कर दी। रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक है, शिक्षा से संबंधित हंटर आयोग है लॉर्ड रिपन का। पहली बार नियमित जनगणना भी 1881 में रिपन ने ही प्रारंभ की थी। ये थे रिपन, जो अपने को यहाँ सिर्फ एक प्रश्न याद करना है, प्रथम कारखाना अधिनियम कब का है? 1881 का। किसके काल का? रिपन। अच्छा, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे? एक तो श्रमिकों की संख्या। देखो, कारखाना उसको माना किसको? जिसमें श्रमिकों की संख्या कितनी हो? कम से कम 100। ये नियम उसी कारखाने पर लागू हो सकते थे जिसमें कम से कम कितने श्रमिक हो? 100। कौन से प्रावधान किए थे? 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने से प्रतिबंध कर दिया गया कि छोटे बच्चों को 7 वर्ष से कम को काम नहीं दोगे, रिस्क रहती है उन बच्चों को। फिर दूसरा नियम क्या था? 7 से 12 वर्ष के बच्चों की काम की अवधि 9 घंटे तय कर दी। ये पूरा दिन 12-12 14 घंटे काम में लेते थे, परंतु अवधि अब कितने कर दी? 9 घंटे की। प्रतिदिन 1 घंटे का आराम होगा।
महीने में 4 दिन की छुट्टियां होगी। ये प्रावधान किए थे प्रथम कारखाना अधिनियम में। इसमें प्रश्न ये पूछ सकते हैं, प्रथम कारखाना अधिनियम कब का है? 1881। किसका? लॉर्ड रिपन का। या 4 कथन देते निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा लागू। इसमें श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 हो। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, 7 से 12 वर्ष के बच्चों की काम की अवधि 9 घंटे रखे। और चौथे दिन महीने में 1 दिन भी अवकाश नहीं होगा। तो ये कथन गलत हो गया। फिर और कारखाना अधिनियम आई, द्वितीय कारखाना अधिनियम 1851। इसके समय आया लॉर्ड लैंसडाउन। इसमें और प्रावधान किए गए थे, पर वो हमें याद नहीं करने, सिर्फ इतना याद कर लेंगे। द्वितीय कारखाना अधिनियम कब का है? 1851 में लॉर्ड लैंसडाउन। और तृतीय कारखाना अधिनियम कब का है? 1911 लॉर्ड हार्डिंग। पर इम्पोर्टेंट है प्रथम कारखाना अधिनियम। तो इस तरह से आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। अब हमारा एक पॉइंट और बच गया है, धन का बहिर्गमन। इसको हम कल करते हैं। कुछ बच्चे इस लेसन से बोर हो गए होंगे, आर्थिक प्रभाव समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बार तो आप इसका गहन अध्ययन कर लो, ये खूब डिटेल से लिया हमने। पर यदि समझ में नहीं आए तो हम इसके 20% करेंगे ना, तो 20 में से भी एग्जाम में आ जाएगा। उन पर चर्चा हम कल करेंगे। कल धन का बहिर्गमन करके फिर इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न पर करेंगे। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे।